नमस्ते हमारे प्यारे भाई बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग, मेरे प्यारे भाई कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बहुत बढ़िया। ये हुई ना शेरों वाली बात। हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं। राधे राधे जी, राधे राधे। कैसे हो? वी आर फाइन सर, वेरी गुड। फाइन रहना चाहिए मेरे भाई। आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त, आज की हम नई शुरुआत कर रहे हैं। नई शुरुआत, नया जोश। ये जोश जो आज आपके अंदर है, आखिरी दिन तक रहना चाहिए मेरे भाई। सरकारी नौकरी की मंजिल उसी को मिलती है जो एंट्री से लेके एग्जिट तक डेडिकेशन, जोश, प्रैक्टिस, रिवीजन सब भरपूर रखता है मेरे भाई। आज की क्लास में हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D, क्षेत्रमिति 3D मेरे भाई। क्लियर? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल क्लियर। मेरे दोस्त आपके सामने यहां पे सबसे पहले समझते हैं मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में किसी भी फिगर की हम उसके सरफेस एरिया, उसके सतह के क्षेत्र और उसके आयतन, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पंकज कुमार दास जी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई होगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई होगा, लेकिन पेशेंस बनाए रखना है आपको। चुपचाप मुर्दे की तरह सुनते रहना है। बिल्कुल अंकित जी। कौन कौन से एग्जाम में आएगा? राजीव विश्वकर्मा का डाउट है कौन कौन से एग्जाम में आएगा, मैं बता देता हूं। मेंसुरेशन 3D एक ऐसा चैप्टर है कि ये इंडिया के ऑल एग्जाम में आता है। ऑल एग्जाम में, ऑल एग्जाम में। ये मान के चले कि मेंसुरेशन 3D ऐसा चैप्टर है, अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है तो भी मेंसुरेशन 3D के सवाल आते हैं। मेंसुरेशन के क्वेश्चन एसएससी के पेपर में भी आते हैं, रेलवे के पेपर में भी आते हैं, बैंकिंग के पेपर में भी आते हैं। हालांकि बैंकिंग में एडवांस मैथ नहीं आता, पर फिर भी आते हैं। कांस्टेबल का पेपर होता है, सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है, टीचिंग का पेपर होता है मेरे भाई, यूपीएससी सीसेट का पेपर होता है, सीडीएस का पेपर होता है। हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में मेरे दोस्त एडवांस मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। इसके मेंसुरेशन 3D के हर एक एग्जाम में। हर एक एग्जाम में मेरे प्यारे भाई मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन आते हैं। फर्क यह है कि कुछ एग्जाम में सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं और कुछ एग्जाम में लॉजिकल सवाल आते हैं। अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी करो, जैसे कि पुलिस हो गया, आपका कांस्टेबल हो गया, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे। लेकिन कुछ एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका सीडीएस का पेपर होगा, उसमें हाई लेवल के बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉजिकल सवाल भी आएंगे। लेकिन मैं आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, ठीक है जी। इससे हर पेपर में अगर किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई, तो 2 से 2 क्वेश्चन इसके आते हैं मेरे भाई। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। क्लियर? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे पेपर में आएंगे। अब मेंसुरेशन 3D में आपको कौन कौन सी शेप पढ़नी है? मेंसुरेशन 3D में आपको शेप पढ़नी है सबसे पहले क्यूब। क्यूब हिंदी में जिसे कहते हैं घन, हिंदी में कहते हैं मेरे भाई जिसे घन। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मेरे प्यारे भाई, क्यूबॉइड जिसे कहते हैं मेरे दोस्तों हिंदी में घनाभ। हिंदी में घनाभ, घनाभ। अगला मेरे प्यारे भाई सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर
हिंदी में कहते हैं बेलन। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों इसे? बेलन। बेलन। बेलन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सुनते रहिएगा आप हमारी बात को। बेलन, बेलन कहते हैं। ठीक है जी। और होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस चैप्टर के अंदर ये छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको पढ़ने। होलो सिलेंडर, हिंदी में कहते हैं खोखला बेलन। हिंदी में मेरे दोस्तों इसको क्या कहते हैं हम लोग? खोखला बेलन। मैं सारी चीजें बताऊंगा कि मेंस्ट्रुएशन 3D क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, फॉर्मूले क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है। आप हर चीज के लिए कमेंट मत करो। सब धीरे धीरे होगा मेरे प्यार भाई, सब धीरे धीरे होगा। आप सुनने पे ध्यान दीजिए, सुनने पे ध्यान दीजिए। ठीक है जी, आप सुनने पे ध्यान दीजिएगा। आगे मेरे दोस्तों, स्फेयर। आगे स्फेयर, 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 हिंदी में ठोस गोला। हिंदी में ठोस गोला, स्फेयर। हिंदी में मेरे प्यारे भाई ठोस गोला। आप लिख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। या मेरे भाई होलो स्फेयर। होलो, होलो शब्द का मतलब है खोखला, जो अंदर से खोखला होता है। होलो स्फेयर, हिंदी में खोखला गोला। हिंदी में खोखला गोला। और एक बात मैं बताऊं, आप जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, जो 10th क्लास में पढ़ते हैं वही आपको पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। यानी कि जिस बच्चे ने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है उसके लिए यह चैप्टर पढ़ना बहुत आसान है। जो बच्चे 10th क्लास में बस पास हो गए, कोई मेहनत वगैरह नहीं किए, उनके लिए थोड़ा सा मेरे दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। मुश्किल कुछ भी नहीं है। जो 10th क्लास में था वही पढ़ना है, कुछ भी नया या एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक भी, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे, कैलकुलेशन भी समझाएंगे कि कैसे कैलकुलेशन होनी है। बस आप शांति से कमेंट बाजी कम करें, सुनने पे ध्यान दें। हर एक टॉपर की, हर एक सिलेक्टेड बच्चे की एक आदत अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। आप किसी भी टॉपर से या किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से पूछना, रिकॉर्ड है भाई। मैं तो हजारों टॉपर पढ़ा चुका हूं, हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवा चुका हूं। वो कभी भी कमेंट नहीं करते हैं, उनका ध्यान सुनने पे होता है। एक एवरेज बच्चे में, टॉपर बच्चे में ये फर्क है कि एवरेज बच्चे का ध्यान जो टीचर कह रहा है, लिखवा रहा है, पढ़ा रहा है, उस पे होता ही नहीं है। उसका ध्यान कमेंटबाजी पे, इधर उधर की चीजों पे, दूसरों से बातें करने पे, एक्सटर्नल चीजों पे ज्यादा ध्यान होता है। टॉपर का ध्यान केवल टीचर और उसके कंटेंट पे होता है। एक एवरेज बच्चे में, टॉपर बच्चे में यही फर्क है। टॉपर बनने के लिए, नौकरी तक पाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। बच्चों के अंदर पेशेंस है ही नहीं। ठीक है जी। सर क्या मेंस्ट्रुएशन 2D किए बिना भी 3D मेंस्ट्रुएशन क्लास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलिए मेरे दोस्तों। अर्थमेटिक ऐसा देखो, मैथ में दो सेक्शन है, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक में एक सीक्वेंस में ही पढ़ सकते हो, आप एक सीक्वेंस में ही पढ़ सकते हो अर्थमेटिक में। अगर आपने वो सीक्वेंस ब्रेक किया कि भाई पहले परसेंटेज पढ़ना है, फिर रेशियो पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, या टाइम एंड वर्क पढ़ना है, एक सीक्वेंस में ही पढ़ सकते हो। लेकिन एडवांस मैथ में आप कोई भी चैप्टर कभी भी किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हो। चाहे आप एलजेब्रा पढ़ लीजिए, चाहे त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, चाहे ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, चाहे मेंसुरेशन पढ़ लीजिए, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लीजिए। कोई भी फिक्स नहीं है मेरे भाई। एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यह फर्क है अर्थमेटिक में, एडवांस में। अर्थमेटिक की भी आपकी सेपरेट क्लास है और एडवांस की भी सेपरेट क्लास है। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि एक ही क्लास शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, धीरे धीरे हम डबल क्लास कर देते हैं, हर बैच की डबल क्लास। यानी कि आपका 1 सवा घंटे अर्थमेटिक की क्लास होती है और 1 सवा घंटे एडवांस मैथ की क्लास होती है। लेकिन उसके लिए पेशेंस रखो थोड़ा सा भाई, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। शांति से बिना कमेंट किए आपका काम केवल सुनना है। आपका काम केवल सुनना और पढ़ना और चले जाना।
ठीक है मनोज कुमार जी। अगला आपको पढ़ना, मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं तो आप केवल इस पे ध्यान दो कि सर क्या लिख रहे हैं, क्या क्या हमें पढ़ना, बाकी कमेंट छोड़ दीजिए, डोंट कमेंट एनीथिंग। ठीक है सर, मैं एकदम फ्रेशर हूं। हाँ जी, सभी बच्चे फ्रेशर हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे फ्रेशर हैं, लेकिन आप स्पेशल नहीं हैं, आपकी तरह और हजारों लाखों फ्रेशर हैं। यू आर नॉट स्पेशल, आपकी तरह और भी हजारों लाखों फ्रेशर बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भाई, फ्रेशर का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट अभी पैदा हुए हैं, आपने 9वीं पास की है, 10वीं पास की है, 11वीं पास की है, 12वीं पास की है। और हम जो इस बैच में पढ़ेंगे वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का ही सिलेबस पढ़ेंगे। फ्रेशर आप नहीं हो क्योंकि आप 9 10th 11 12th पास हो दोस्त। ठीक है जी, और हम यहां पे 10th के अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले हैं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जिन बच्चों ने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, उसके लिए सरकारी नौकरी लेना वाकई में आसान है। जिस बच्चे ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई नहीं करी है अच्छे से, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, दुगना या 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, 2 गुना या 3 गुना, इतना ही फर्क है। आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है, इस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए, स्फेयर आपको पढ़ना है, होलो स्फेयर आपको पढ़ना है, और मेरे प्यारे भी आपको फिर हेमी स्फेयर अर्धगोला पढ़ना है। हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर ये आपको पढ़ना है मेरे भाई। हिंदी में इसका नाम है अर्धगोला। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम है अर्धगोला, गोले का आधा, अर्धगोला। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अगला, अगला आपको पढ़ना है मेरे भाई कोन। कोन, हिंदी में इसको कहते हैं शंकु। हिंदी में इसको बच्चों कहते हैं शंकु। हिंदी इंग्लिश सारी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा मैं। और आपको मेरे दोस्तों इस कोन चैप्टर में कटिंग ऑफ कोन भी पढ़ना है, कि हम शंकु को कट कैसे करते हैं। स्पेशल है मेरे भाई, कटिंग ऑफ कोन भी पढ़ना है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। आपको इसी में मेरे प्यारे भाई फ्रस्टम भी पढ़ना है। फ्रस्टम, फ्रस्टम हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों से छिन्नक। हिंदी में छिन्नक, या देसी भाषा में कहें बाल्टी। देसी भाषा में इसे कहें तो बाल्टी, बाल्टी कहते हैं मेरे भाई, बाल्टी। आगे, आगे मेरे भाई, इसके बाद आपको पढ़ना है बच्चों प्रिज्म। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रिज्म, प्रिज्म। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल से प्रिज्म। और सबसे आखिर में आपको पढ़ना है भाई पिरामिड। सबसे आखिर में आपको पढ़ना है पिरामिड, पिरामिड। जी, बस यही वो मेरे प्यारे भाई मेंसुरेशन 3D में यही वो छोटे छोटे चैप्टर है आपको पढ़ने। तो कितने हो गए मेरे प्यारे भाई, 1 2, इन दोनों की एक ही सीट होगी, इन दोनों क्यूब और क्यूबॉइड की एक ही सीट होगी, तो 1 सीट, 2 सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, पांचवी सीट और छठी सीट। क्लियर है मेरे भाई? यानी कि इस चैप्टर में टोटल आपको मैं 6 सीट्स करवाऊंगा। इस चैप्टर में टोटल 6 सीट्स होंगी मेरे भाई, 6 सीट्स, 6 सीट्स। और इस चैप्टर में मैं आपको 300 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। 300 से ज्यादा क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे, और वे क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों लेवल के होंगे। प्री प्लस मेंस दोनों लेवल के होंगे, बेसिक भी और हार्ड लेवल भी। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, ये बात हम समझ गए अच्छी तरीके से। ठीक है, प्लीज शांति से सुनिए मेरे भाई, तसल्ली से। क्यूब और क्यूबॉइड की एक ही सिंगल सीट होगी, इन दोनों को हमने एक ही सीट में डाला है। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे यस सर। तो 6 सीट होंगी टोटल। 2 क्वेश्चन इससे पेपर में आने हैं, 2 क्वेश्चन। आप अर्थमेटिक में अगर जाओगे ना, 2 क्वेश्चन के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अर्थमेटिक में एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, आप लोगों ने नाम सुना होगा टाइम एंड वर्क। एक चैप्टर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस,
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों जितना बड़ा मेंसुरेशन चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर उससे बड़े हैं। ये दोनों ही चैप्टर मेंसुरेशन से बड़े हैं। अर्थमेटिक में ये दोनों ही चैप्टर मेंसुरेशन से ज्यादा बड़े, ज्यादा लेंदी है। पेपर में टाइम एंड वर्क का भी एक सवाल आता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी एक सवाल आता है। यानी कि अर्थमेटिक के इन दोनों चैप्टर का जो वेटेज है, उतना अकेले वेटेज आपका मेंसुरेशन 3D का है, उतना अकेले वेटेज। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि कम पढ़ाई करके ज्यादा सवाल पेपर में इस चैप्टर से आते हैं, कम पढ़ाई करके। अर्थमेटिक में आपको पढ़ाई भी दुगनी करनी होगी और सवाल भी एक एक ही पेपर में आएगा। तो यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी औकात पेपर में ज्यादा बड़ी है इस चैप्टर की। ये मन में बिठा के मेरे दोस्तों आपको पढ़ाई करनी है कि इससे पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत आसान सवाल आ जाते हैं जिसे सारे बच्चे कराते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल आ जाते हैं। यानी कि इस चैप्टर में वेरिएशन बहुत है। इस चैप्टर में बहुत इजी सवाल भी बनते हैं और बहुत मुश्किल यानी कि बहुत कैलकुलेटिव, बहुत लेंदी सवाल भी बनते हैं जिसे बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है ना? जैसे कि बहुत सारे चैप्टर होते हैं, रेशियो हो गया, पार्टनरशिप हो गया, उनसे केवल आसान सवाल ही पेपर में आते हैं। इस चैप्टर में बहुत आसान, बहुत मुश्किल, किसी भी लेवल के सवाल बन सकते हैं। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे यस सर, समझ में। और ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ये सारी चीजें। ठीक है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ठीक है जी। हर जो भी मैं आपको इस चैप्टर की शीट दूंगा, हर एक शीट अपडेटेड है। सर ये कोर्स सीटसल के लिए भी है, ये कोर्स किसी एग्जाम के लिए नहीं है। इसमें मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूं। ये है मैथ स्पेशल बैच। मैं आपको पढ़ा रहा हूं गणित। गणित में आता है अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स, डीआई। मैं आपको सारे चैप्टर कराऊंगा। उसके बाद आप सीजल का पेपर दो, सीएचएसएल का पेपर दो, सीपीओ का पेपर दो, एमटीएस का पेपर दो, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दो, कांस्टेबल का पेपर दो, दरोगा का पेपर दो, बीपीएससी का पेपर दो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर दो, कोई भी पेपर दो। किसी भी लेवल के गणित के 100% सवाल आप खुद से कर पाएंगे। यानी कि मैं इस बैच में गणित के जो 4000 टाइप होते हैं, 4000 टाइप पूरे करवाने वाला हूं। दैट्स इट। ये बैच प्री प्लस मींस दोनों लेवल का है। ओके? बात आई समझ में? ठीक है जी। चलिए अब समझते हैं कॉन्सेप्ट कि मेंसुरेशन 3D क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझो 3D क्या होता है। 3D का मतलब डायमेंशन। 3D का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन क्या है मेरे भाई? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। 3D फिगर्स वो फिगर होती हैं जो स्पेस में कोई जगह घेरती हैं, जो स्पेस में कोई पर्टिकुलर फिक्स जगह घेरती है। जैसे आपको, आप मेरे सामने देखिए, मेरे सामने जगह खाली है, मेरे सामने जगह खाली है। अब मैं जो है ये लिया है रिमोट, तो जब ये रिमोट आया तो यहां रिमोट ने इतनी हवा को हटाकर ये जगह घेर ली। तो ये क्या है? ये 3D फिगर है। इसमें लंबाई भी होती है। आप देखो, आप इसको ऐसे भी टच कर सकते हो, आप पीछे भी टच कर सकते हो, आप ऊपर से नीचे भी टच कर सकते हो। 3D फिगर वो होती हैं जिनको आप लेफ्ट से राइट भी टच कर सकते हो, लेफ्ट से राइट भी टच कर सकते हो, आगे से पीछे भी टच कर सकते हो, ऊपर से नीचे भी टच कर सकते हो। यानी कि उनमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों होती हैं मेरे भाई। जैसे मेरा ये पानी का गिलास है जिसमें हम पानी पीते हैं, आप इसको मेरे प्यारे भाई ऐसे भी टच कर सकते हो। दोस्त आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही।
फ्रंट से भी टच कर सकते हो, आप ऐसे भी टच कर सकते हो आगे से पीछे, और आप मेरे दोस्तों ऊपर से नीचे भी टच कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये 3D फिगर है प्यारे बच्चों, ये 3D फिगर है। जैसे मेरे दोस्त ये हमारी किताब है, ये किताब है प्यारे बच्चे, दिखाई दे रहा है? लेफ्ट से राइट भी जगह टच कर सकते हो, आगे से पीछे भी टच कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जो है टच कर सकते हैं। तो ये सब 3D फिगर हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होती हैं मेरे भाई, तीनों। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। अब जैसे आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, तो रोटी एक 2D फिगर है मेरे भाई, 2D फिगर, रोटी 2D फिगर है मेरे भाई। 2D फिगर को बोर्ड में साफ साफ बनाया जा सकता है। रोटी है मेरे प्यारे भी, रोटी ये 2D फिगर है, 2D फिगर, 2D। लेकिन 2D फिगर को इस समतल सरफेस में बोर्ड में क्लियर क्लियर बनाया जा सकता है। रोटी एक सर्कल वृत्त होती है, लेकिन विराट कोहली जिस क्रिकेट की बॉल से खेलता है, विराट कोहली जिस क्रिकेट की बॉल से खेलता है, वो एक 3D फिगर है मेरे भाई, वो एक 3D फिगर है। क्रिकेट की बॉल से जो खेलता है, ये क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट बॉल, ये 3D फिगर है। तो आपको समझना पड़ेगा 2D और 3D में फर्क क्या है, 2D 3D में फिगर फर्क क्या है मेरे प्यारे भाई। 3D फिगर के अंदर आप कुछ सामान रख सकते हो, 3D फिगर के अंदर आप सामान रख सकते हो। जैसे कि मेरे प्यारे भाई ये सारी फिगर आपको दिखाई दे रही है, आप यहां ऊपर से पानी डाल सकते हो, इसमें भी आप सामान रख सकते हो, इसमें भी आप छेद करके सामान रख सकते हो। आप बर्थडे वाले दिन टोपी पहनते हैं, आप इसमें भी सामान रख सकते हो, आप इसमें भी सामान रख सकते हो। बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर भी सामान रख सकते हो। यानी कि 3D फिगर के अंदर आप सामान या पानी भर सकते हैं, 2D फिगर के अंदर आप पानी या सामान नहीं रख सकते मेरे भाई। जैसे कि मेरे दोस्तों ये किताब है, इस किताब का ये एक पेज है, इस किताब का ये एक पेज है। तो ये पेज क्या है? 2D फिगर है। ये पेज क्या है? 2D फिगर है मेरे भाई, पेज, क्योंकि इसमें केवल लंबाई चौड़ाई है। लेकिन जब बहुत सारे पेज मिलकर एक किताब बन गई, अब ये 3D फिगर है, क्योंकि इस 3D फिगर के अंदर भी सामान रखा जा सकता है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया समझ में आया। अब यहां पर दो चीजें आपको समझनी है, दो चीजें। पहला है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। 3D फिगर दो टाइप की होती हैं, 3D फिगर दो टाइप की होती है। एक जिनमें जो सतह होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट यानी कि समतल फेस होते हैं, जिनके मेरे प्यारे भाई जो समतल होते हैं। और दूसरे होते हैं मेरे प्यार भी कर्व, दूसरे होते हैं कर्व यानी कि वक्र। 3D फिगर दो टाइप की होती हैं, एक वो जिनके सरफेस, जिनकी सतह, जिनके सरफेस फ्लैट होते हैं, और दूसरा जिनके सरफेस फ्लैट होते हैं। जैसे समझिए मेरे भाई ये किताब है, इस किताब को देखो, किताब का ये सरफेस बिल्कुल चिकना है, फ्लैट, ये एकदम फ्लैट है मेरे प्यारे भी, समतल, ये एकदम फ्लैट है, फ्लैट, ये एकदम फ्लैट है, समतल, यानी कि कोई कर्व नहीं है, कोई वक्र नहीं है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। इसका हर सरफेस एकदम फ्लैट है, इसका हर सरफेस एकदम फ्लैट है मेरे भाई, फ्लैट। यानी कि आप मेरे प्यारे भाई फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करो तो बॉक्स के अंदर आता है। आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करिए, वो सामान एक बॉक्स के अंदर पैक होके आता है। तो जो बॉक्स है मेरे प्यारे भाई, उसका हर सरफेस कहीं से भी देखो, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से, फ्लैट है मेरे प्यारे भाई। तो ये होते हैं फ्लैट 3D फिगर। अब जैसे मेरा एक पानी का गिलास है, पानी का गिलास, ये पानी का गिलास तो फ्लैट नहीं है, देखो इसमें कर्व ऐसे घुमावदार है, घुमावदार है कि नहीं? कर्व यानी कि घुमावदार, बिल्कुल देसी भाषा में कह दूं घुमावदार, घुमावदार। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, घुमावदार, घुमावदार।
तो ये जैसे मेरे पानी का गिलास है, ये तो मेरे भाई फ्लैट थोड़ा ना, ऐसे देखो मेरी उंगली ऐसे घूम रही है कि नहीं, यानी कि घुमावदार सरफेस है। ये पानी का गिलास क्या है, एक सिलेंडर है, ये एक बेलन की तरह है, ये एक सिलेंडर है मेरे प्यारे दोस्त। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है, अगर मैं आपके सामने एक सिलेंडर बनाता हूं, एक बेलन बनाता हूं, तो वो एक कर्व घुमावदार 3D फिगर है, घुमावदार। जैसे कि मेरा पानी का गिलास हो गया। जैसे कि आप बर्थडे वाले दिन टोपी पहनते हो, बर्थडे वाले दिन टोपी पहनते हो ना, टोपी, टोपी पहनते हो बर्थडे वाले दिन अपने उसमें सिर में, फिर केक काटते हो। तो ये जो बर्थडे की जो आपकी टोपी है, इसका ये घुमावदार सतह है, घुमावदार सतह। ठीक है। जैसे कि आपका विराट कोहली जिस क्रिकेट की बॉल से खेलता है, तो क्रिकेट की जो बॉल है उसके सरफेस कैसा, उसकी सतह कैसी है, घुमावदार है, कर्व है। तो ये घुमावदार सतह वाली 3D फिगर है, और ये फ्लैट सरफेस वाली, इसका ये सरफेस, कोई भी सरफेस देखो आपको फ्लैट दिखेगा, समतल, इसमें कोई घुमावदार सतह नहीं है। तो दो तरह के होते हैं। समझ में आया? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? देखो ये बहुत शर्म की बात है और बहुत दुख की बात है कि पेपर में ये सब नहीं आना। आपके पेपर में ये सब नहीं आना कि घुमावदार सतह कौन सी होती हैं, फ्लैट 3D फिगर कौन सी होती है। आपके पेपर में तो फॉर्मूला आएगा, सवाल आएगा, सवाल सॉल्व करने के लिए। लेकिन आज के समय की जनरेशन ऐसी है कि उसको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल ब्लैंक। ये जो कहते हैं ना कि सर हम फ्रेशर हैं, फ्रेशर नहीं, उनके कहने का मतलब है सर हम दिमाग से पैदल हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, वी आर खोखले बालक। तो खुद को खोखला कहना चाहते हैं। बहुत दुख की बात है कि ये आपको स्कूल में पढ़ना चाहिए था, ये 9th 5th क्लास 6th क्लास, ये 5th 6th क्लास में सिखाना चाहिए था। ये हमारा काम थोड़ी ना है, कोचिंग वालों का काम थोड़ी ना। कोचिंग का काम है बच्चे को फॉर्मूला लिखवाया, सवाल सॉल्व कराया, दैट्स इट। लेकिन हमें स्कूल का काम भी कराना पड़ता है, स्कूल का काम, कि भाई ये स्कूल का काम है, फिर हम कोचिंग करवा पाएंगे। तो हमारी मेहनत ज्यादा है आज के टाइम पे। ये सब स्कूल में सीखने वाली चीजें, कोचिंग में नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में, सरकारी नौकरी के एग्जाम में थोड़ा ना आएगा। लेकिन फिर भी बच्चों की पढ़ाई, बेसिक स्कूलिंग उनकी इतनी खराब है, या तो बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं रहे, या स्कूलों में सिखाया नहीं जा रहा, कि हमें यह चीज भी बतानी पड़ती है। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, टाइम लेके, टाइम ज्यादा लगेगा। मान के चलिए, आप ये उम्मीद मत करो कि सर 5-6 महीने में हमारा सिलेबस खत्म कर देंगे। 5-6 महीने में सिलेबस तब होता जब आपको स्कूल का ज्ञान पहले से होता, आपको स्कूल की नॉलेज होती पहले से, आपको ये सब बातें पहले से पता होती। अब मैं दो शब्द कह रहा हूं, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। सब लोग 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है। 90% बच्चों को इन शब्द का मतलब तक नहीं पता, 90% बच्चों को। जबकि मेरे भाई ये वो चीज थी जो आपको स्कूल में पढ़ के आनी चाहिए थी, हमें बतानी पड़ेगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो आप इतना बेसिक से पढ़ना चाहते हैं कि मैं आपको यह बात तक बताऊं, और दूसरी तरफ आप ये उम्मीद करो कि 4-5 महीने में सर हमें पूरा गणित खत्म करा दे, 40 चैप्टर 4-5 महीने में। वो नहीं हो सकता। ये दोगला व्यवहार मत रखिए भाई। अगर आपको ढंग से गणित पढ़ना है, ढंग से बिल्कुल बेसिक से सब कुछ पढ़ना है, तो 8 से 9 महीने लगेंगे। 8 से 9 महीने टिक के अगर आप में पढ़ने का पेशेंस है तो इस बैच को कंटिन्यू करिए। वरना बेटा, बेवकूफ बनाने वाले टीचर बहुत है मार्केट में, बेवकूफ बनाने वाले लोग भरे पड़े हैं, बेवकूफ बनाने वाले फड़े पड़े हैं। ठीक है जी, समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आगे चलते हैं दोस्त। देखिए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हिंदी में कहते सतह का क्षेत्रफल, हिंदी में कहते सतह, सतही क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। हिंदी में कहते हैं सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। देखिए,
सब लोग ध्यान से सुनेगा, बहुत प्यार से समझिएगा मेरे भाई, बहुत प्यार से समझिएगा सब लोग। अगर आपका कोई खेत है, अगर आपका कोई खेत है, खेत में आप गन्ना उगाते हो जैसे, तो जिस जगह, जिस एरिया में, जिस जगह गन्ना उगता है वो होता है एरिया, वो होता है एरिया। तो हम 2D फिगर का क्या निकालते, 2D फिगर का निकालते एरिया। आप कोई भी बनाओ, जैसे मेरे दोस्तों ये आपका खेत है, मान लीजिए कि ये आपका खेत है और इस खेत में आपने गन्ना उगा दिया। ये इस खेत में मेरे दोस्तों आपने ये गन्ना उगाया, गन्ना, गन्ना उगाया इस खेत में। बोलो, अब इस खेत में आपने जो गन्ना उगाया है, तो आप इसका एरिया निकालते हो कि आपने इस खेत के कितने क्षेत्रफल पे गन्ना उगाया है, उसे बोलते एरिया। तो 2D फिगर का हम लोग एरिया निकालते हैं। लेकिन जब बात आती है 3D फिगर की, तो 3D फिगर में तो बहुत सारे सरफेस होते हैं, जैसे कि हमारी किताब है, जैसे कि हमारी किताब है भाई, यहां पे ये दिखाई दे रहा है, इसका भी एरिया होगा। आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका भी एरिया होगा। आपको पीछे से ये दिखाई दे रहा है, इसको टच कर सकते हो, इसका भी एरिया होगा। आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका भी एरिया होगा। आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका भी एरिया होगा। ये दिखाई दे रहा है, इसका भी एरिया होगा। सामने से ये दिख रहा है, इसका भी एरिया होगा। तो 3D फिगर में जितनी भी सतह होती है, जितनी भी सतह होती है, सबका एरिया अलग अलग निकालो। हर एक सतह का, हर एक सरफेस का, सबका एरिया अलग अलग निकालो। सबका एरिया अलग अलग निकालने के बाद जोड़ दो, जो आता है उसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। किसी भी 3D फिगर में जितने भी सरफेस हैं, सबका एरिया अलग अलग निकालो और उनको जोड़ दो, उसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में इसका नाम है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण, टोटल, सरफेस का मतलब पृष्ठीय या सतह, पृष्ठीय, पृष्ठ या सतह एक ही बात है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल सरफेसेस, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल सरफेसेस, सारी की सारी सतह के एरिया का योग, सारी की सारी सतहों के एरिया का योग। आप बोलोगे जी सर, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल सरफेसेस। जैसे मेरे प्यारे भाई, ये मेरी पानी की बोतल है, पानी की बोतल है, इसका ये एरिया कर्व, ये कर्व वाला एरिया है। आप बोलोगे हाँ सर, एक कर्व वाला एरिया है। ये नीचे का एरिया है, नीचे का एरिया। ये ऊपर का एरिया है, ऊपर का एरिया। अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। मेरे पानी का गिलास है मेरे भाई, ये इसका कर्व एरिया है, इसको जोड़ो। नीचे भी मेरे दोस्तों, नीचे भी ये सॉलिड है, इसका भी एरिया जोड़ो। ऊपर से खोखला है, ऊपर रहने दो। तो सब कुछ जोड़ने के बाद जो आता है वो 3D फिगर का कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है जी। जैसे किताब है, किताब में ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, आगे का एरिया, पीछे का एरिया मेरे दोस्तों है ना, लेफ्ट राइट सब का एरिया जोड़ दीजिए तो ये होगा मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। आगे चलते हैं। सभी को समझ में आया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? समझ में आया। अब ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, सब लोग ध्यान से सुनेगा। आपके सामने ये जो लिखा है, आपके सामने बना है फ्लैट, आपके सामने बना है मेरे दोस्तों फ्लैट, 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 और ये बना है घुमावदार, जो है घुमावदार फिगर्स, ये आपके सामने बना है फ्लैट फिगर्स। अब आपको मेरे दोस्तों दो चीजें समझना है, अगला कॉन्सेप्ट समझना है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ये सारी बातें 7th क्लास में सिखानी चाहिए बच्चे को, 6th 7th क्लास में।
पर कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे मेरे भाई। लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जी। आगे कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में कहते हैं इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। हालांकि इन दोनों बातों का मीनिंग सेम है, इन दोनों बातों का मीनिंग सेम है मेरे भाई। बस फर्क इतना है कि अगर किसी 3D फिगर में फ्लैट फेसिस हैं, फ्लैट फेसिस हैं, तो उसका निकलता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर किसी 3D फिगर में कर्व है, घुमावदार सतह हैं, तो निकलता है कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है, बस नाम अलग अलग इसलिए कर दिया कि भाई साहब अगर फ्लैट है, समतल सतह है, तो निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया। अगर इस तरीके से घुमावदार सतह है तो निकलेगा कर्व सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? आप किसी भी फिगर को सामने से देखो, आप किसी भी फिगर को सामने से देखिए, ना तो आपको ऊपर का एरिया लेना है ना नीचे का एरिया लेना है। चारों ओर की बाउंड्री का जो एरिया होगा, चारों ओर की बाउंड्री का जो एरिया होगा, चारों तरफ का एरिया, ना आपको ऊपर का एरिया लेना है ना आपको नीचे का एरिया लेना है, चारों तरफ का जो एरिया होगा, चारों तरफ का, उसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। या बिल्कुल देसी भाषा में अगर मैं कह दूं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बिल्कुल देसी भाषा में कह दूं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मेरे भाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। समझ में आया? जैसे कि मेरे भाई आप अपना कमरा समझो, कमरा है, कमरा कैसे बनता है? 4 दीवार होती है कमरे में, छत होती है, फर्श होती है। अगर मैं कमरे को देखूं, ना ऊपर देखना है छत को, ना नीचे देखना है फर्श को, नजर घुमा के चारों दीवारों को देखो, नजर घुमा के, तो चारों दीवारों का एरिया जोड़ दीजिए, चारों दीवारों का एरिया, उसे कहा जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर फ्लैट नहीं, कर्व सरफेस है, जैसे मेरे पानी का गिलास, पानी के गिलास के ना नीचे देखना है ना ऊपर देखना है, यह है बेलन, केवल इसकी घुमावदार सतह देखने, चारों तरफ की घुमावदार सतह, इसका जो एरिया होगा वो कहा जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ना नीचे देखना है ना ऊपर देखना है, चारों ओर की सतह देखने, चारों ओर की सतह का जो एरिया होगा वो कहा जाएगा कर्व सरफेस एरिया। मेरे भाई समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? प्यारे स्टूडेंट, क्या आपको बात समझ में आ गई? यस और नो जवाब दीजिए। हेलो सर, आई एम दीपांकर मुखर्जी, वर्किंग इन आई एम योर एक्स स्टूडेंट 2020। इतने सालों बाद कहां से आगे भी आप बैच में? 2020 बैच। किसकी आईडी से कमेंट कर रहे हो जी? कॉन्ग्रेचुलेशन, एनआईए में काम कर रहे हैं। समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में आया आप लोगों को कि भाई लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? मीनिंग दोनों का सेम ही है, बस अगर सरफेस फ्लैट है तो लिटरल सरफेस एरिया नाम कहेंगे, अगर सरफेस घुमावदार है तो कर्व सरफेस एरिया कहेंगे मेरे भाई। ना आपको ऊपर का एरिया लेना है ना नीचे का, चारों ओर के एरिया का, चारों ओर के एरिया को जोड़ना है। अब आप मुझे बताओ, क्या कभी आपको स्कूल में, स्कूल छोड़िए ट्यूशन गए होंगे, क्या कभी आपको ट्यूशन में 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में इस तरीके से समझाया टीचर ने जैसा मैंने बताया? हाँ या ना बताओ? नहीं अक्षय जोशी, बिल्कुल नहीं। आप खुद सोचो, जिस तरीके से मैंने आज आपको यह समझाया कि 3D फिगर्स क्या होती हैं, फ्लैट क्या होता है, कर्व क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, भाई फॉर्मूला तो हम पहले बाद में समझेंगे,
पहले यह पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता क्या है, मीनिंग क्या है फॉर्मूलों का। कुछ बच्चों को बताया था। चलो, हिंदुस्तान में आज भी कुछ अच्छे टीचर हैं, कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत खुश नसीब हो। बहुत खुश नसीब हो बच्चों आप। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मम्मी भी आपकी फैन है। अच्छा मुकुंद व्यास जी, मम्मी को प्रणाम कहिएगा हमारी तरफ से। ठीक है जी। तो लिटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपको बताया। ठीक है जी, आप बिल्कुल आगे चलते हैं मेरे दोस्त। देखिए भाई, हम जो लंबाई नापते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हम जो लंबाई नापते हैं, लंबाई वो नापते हैं मीटर में या सेंटीमीटर में। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है तो हम किलोमीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी लंबाई नापते हैं। और यही किलोमीटर जो है 1000 मीटर कहलाता है। यही 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर होता है मेरे भाई। सब कुछ आपस में कनेक्ट है। और 1 मीटर जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ये भी आप जानते ही हो। तो हम लंबाई जो है मेरे भाई, आप दिल्ली से पटना गए तो सड़क सड़क पे जा रहे हो है भी मेरे भाई, तो सड़क की जो है ये लंबाई हो जाएगी, सड़क की लंबाई। तो लंबाई या तो मीटर में नापेंगे, बहुत छोटी है तो सेंटीमीटर में नापेंगे, बहुत ज्यादा लेंथ है तो किलोमीटर में नापेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं एरिया की, एरिया की, तो एरिया मेरे दोस्तों स्क्वायर में नापा जाता है। एरिया या तो मीटर स्क्वायर में नापा जाता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा है तो किलोमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। एरिया में स्क्वायर आएगा मेरे भाई, एरिया या हिंदी में क्षेत्रफल। ठीक है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल का मतलब आप समझिए कि कोई भी जो सरफेस होता है, कोई भी सरफेस चाहे कैसा भी हो, वो जितनी जगह मेरे दोस्तों, ये जो आप टच कर सकते हो, ये जो आप टच कर सकते हो, इसे ही कहा जाता है एरिया। ठीक है ना। जैसे आपका खेत है मेरे भाई, तो खेत में आप जो टच कर सकते हो अपने ट्रैक्टर से, वहीं आप खेती कर पाओगे। तो जो जगह आप टच कर पा रहे हो वह खेत का एरिया हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी। तो एरिया नापा जाता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में। एक तीसरी चीज होती है मेरे भाई, वॉल्यूम। वॉल्यूम हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको आयतन। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं आयतन। जरा मुझे यह बताना कि वॉल्यूम का मतलब क्या है। किसी बच्चे को पता है कि वॉल्यूम क्या होता है? किसी बच्चे को यह पता है कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम सर डेप्थ है, क्यूबिक में ना। अरे वो नापने की बात तो अलग हो गई। जैसे मैंने आपको एरिया की परिभाषा कही कि किसी भी सतह का मेरे प्यार भी, जो आप टच कर सकते हैं उसकी मीजरमेंट, जो सतह आप टच कर सकते हैं उसकी मीजरमेंट को एरिया कहते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम को देसी भाषा में कहें तो कहेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी मेरे भाई। वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, कोई भी 3D फिगर, जितना स्पेस मेरे प्यारे भाई, जितना स्पेस कवर करता है, जितना स्पेस होल्ड करता है, उसे वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त।
कोई भी 3D फिगर, देखो ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में हर जगह हवा है। कोई भी 3D फिगर इस ब्रह्मांड में जितना स्पेस घेरता है, जितनी हवा को हटा के खुद की जगह बनाता है, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाइड कर सकता है, उसे कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे आप ये देखिए, मेरे माथे के सामने हवा है बेटा, खाली है। अब मैं किताब ले आता हूं, तो इस किताब ने ये हवा हटा के अपनी जगह घेर ली। तो जितनी जगह इस 3D ब्रह्मांड में इस किताब ने घेर ली, वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम। या फिर मेरे सर, जिसमें लंबाई, वो तो ठीक है। दूसरी देसी भाषा है मेरे भाई कि इस किताब का वॉल्यूम ये होगा कि इसमें जितना पानी आएगा, इस किताब के बराबर जगह में जितना पानी आ सकता है, वो इसका वॉल्यूम या कैपेसिटी कहलाएगा मेरे भाई। समझ में? कोई भी 3D फिगर ब्रह्मांड में, स्पेस में जितनी जगह घेरती है, वो उसका वॉल्यूम कहलाती है मेरे भाई, आयतन। और वॉल्यूम मेरे दोस्तों पावर 3 में नापते हैं। वॉल्यूम या तो मीटर क्यूब में नापा जाएगा या सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाएगा, और बहुत ज्यादा बड़ा कोई है जैसे उल्का पिंड वगैरह हो गया, किलोमीटर क्यूब में नापा जाएगा। किलोमीटर क्यूब में नापा जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, ये वॉल्यूम होता है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को, हर एक को ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम में क्या फर्क है। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर पेरीमीटर, 3D फिगर्स में पेरीमीटर वगैरह नहीं होता। पेरीमीटर, जब हम 2D फिगर पढ़ते हैं, 2D जैसे कि आपका वर्ग, ये वर्ग है मेरे प्यारे भी, वर्ग, इनमें होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब चारों ओर की माप। पेरीमीटर मतलब होता है हिंदी में परिमाप, चारों ओर की माप। जब मैं आपसे कहता हूं पेरीमीटर, तो इसका मतलब यह होता है कि भाई यहां चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की लंबाई को जोड़ लो, यह कहा जाता है पेरीमीटर। कोई भी 3D फिगर बनाओ, जैसे आपने ये 3D फिगर बनाई, आपने ये 3D फिगर बनाई, ये 3D फिगर है, तो इसके चारों ओर की लंबाई को धागे से नाप लो। पूरी बाउंड्री को, चारों ओर की बाउंड्री को धागे से नाप लीजिए। कितने सेंटीमीटर का धागा होगा, ये इसका पेरीमीटर कहलाएगा। ये भी रोटी, आपकी मम्मी की रोटी भी मेरे भाई 2D फिगर है, तो इसके चारों ओर की लंबाई को धागे से नाप लो, ये पेरीमीटर कहलाएगा। 3D फिगर में पेरीमीटर नहीं होता। भाई 3D फिगर में तो बहुत सारी लंबाई होती है ना, ये लंबाई, ये किसको नापोगे मेरे भाई? और ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में तो मेरे भाई है ही नहीं कोई लंबाई, चारों ओर की लंबाई। 3D फिगर में सरफेस होते हैं, इसलिए 3D फिगर में सरफेस एरिया नापा जाता है। 3D फिगर में सरफेस एरिया निकाला जाता है, ना कि पेरीमीटर। बात समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी, तो 3D में पेरीमीटर जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर्कल में भी तो लंबाई नहीं है, तो कैसे नापेंगे? सर्कल में लंबाई नहीं बेटा, धागे से नापेंगे ना। यहां धागा रखो और धागे को ऐसे चारों ओर घुमा दो, धागे पे लिखा होता है कितना लंबा धागा हुआ, नाप लिया। समझ में आया? ठीक है? वाई नॉट पेरीमीटर इन 3D फिगर वाइल दे हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो बेटा केवल फ्लैट में, इसमें कहां लेंथ और कहां ब्रेथ कहां हाइट दिख रही है, जरा मुझे बताना। कहां लेंथ, कहां ब्रेथ, कहां? आप टोपी पहनते हो बर्थडे पे, है? विराट कोहली फुट खेलता है क्रिकेट की बॉल से, क्रिकेट की बॉल में कहां लंबाई है, कहां चौड़ाई है, कहां हाइट है? नहीं है ना, वहां पेरीमीटर वगैरह नहीं निकलता। प्रियंका थानेश्वरिया का डाउट है एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंट क्या है। बहुत बढ़िया, मतलब सारा हमने नॉवल खत्म कर दिया। अब आप कह रहे हो कि हीरो कौन है? अरे समझा है तो, सरफेस एरिया का मतलब क्षेत्रफल, वॉल्यूम का मतलब आयतन। मान लीजिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि आपका खेत है, ये खेत है मेरे भाई, खेत। तो खेत में जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको मिट्टी मिट्टी दिखाई देगी। तो जिस
जितनी जगह पे मिट्टी फैली हुई है, जितनी जगह पे, वो इस खेत का एरिया है। भाई इतनी जगह पे मिट्टी फैली हुई है, ये इसका एरिया है। अब अगर मैं इस खेत को खोद दूं, अब अगर मैं इस खेत को खोद दूं तो मेरे दोस्तों गड्ढा हो जाएगा। गड्ढा क्या हो जाएगा भाई? गड्ढा हो जाएगा। इस तरीके से खेत में क्या हो जाएगा? गड्ढा। तो मेरे दोस्तों जब ये गड्ढा मैंने खेत में किया तो ये जगह हो जाएगी खाली, ये गड्ढा हो जाएगा। अगर मैं खेत में इस तरीके से खोद दूं तो गड्ढा हो जाएगा। तो इस गड्ढे ने ये स्पेस घेरा है, खेत ने जगह घेरी है, जगह जिस पे आप गन्ना उगा सकते हो। इस गड्ढे ने मेरे भाई स्पेस, ब्रह्मांड में स्पेस घेरा, ब्रह्मांड में मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? तो ये वॉल्यूम निकलेगा, ये जो है ये इसका वॉल्यूम निकलेगा मेरे दोस्तों। फर्क है एरिया यानी कि केवल एक सरफेस का, और ये वॉल्यूम निकलता है मैटर का, पदार्थ का पूरे। समझ में आया? पदार्थ का। मुझे लगता है ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने में कामयाब रहा हूं। ठीक है जी, आगे चलेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे जानना है, बताना है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। सर क्यूबर क्यूबॉइड में पेरीमीटर होगा, फिर तो क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है 4वीं घूंघट जी। आगे चलेगा। इन एनी 3D फिगर, ये किसी भी 3D फिगर के लिए बता रहा हूं मैं, किसी भी 3D फिगर के लिए, किसी भी 3D फिगर के लिए बता रहा हूं। ध्यान से सुनेगा, ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनेगा मेरे बच्चे। अगर किसी 3D फिगर की मैं आपसे पूछूंगा हर लंबाई को दुगना कर दिया जाए, हर लंबाई को दुगना कर दिया जाए, दुगना। जैसे मेरे दोस्त एक किताब है, ये मेरी किताब है भाई, इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। अगर हर चीज दुगनी कर दी जाए, ये लंबाई भी दुगनी कर दिया, ये चौड़ाई भी दुगनी कर दिया, ये हाइट भी दुगनी कर दिया, हर डायमेंशन, हर लेंथ डबल कर दी। अगर हर लेंथ डबल कर दी जाए तो मुझे बताओ इस किताब का सरफेस एरिया कितने गुना हो जाएगा? इस किताब का सरफेस एरिया कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा मेरे भाई? देखो लंबाई नापते हैं पावर 1 में, पावर 1, एरिया नापते हैं पावर 2 में। अगर हर चीज दुगना कर दी जाए, जैसे कि मेरे भाई सिलेंडर होता है, सिलेंडर में लंबाई के नाम पे क्या है? रेडियस होती है बेस की और हाइट होती है। अगर किसी सिलेंडर की रेडियस को भी दुगना कर दूं, हाइट को भी दुगना कर दूं, तो मेरे भाई एरिया में पावर 2 होती है, एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना, एरिया 4 गुना हो जाएगा। यानी कि इसके सरफेस पहले से 4 गुना हो जाएंगे मेरे दोस्तों। 4 गुना जो है, हाथ घुमाना पड़ेगा। आयतन कितने गुना हो जाएगा? आयतन, आयतन में पावर 2 होता है, आयतन 2 का क्यूब 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना, 8 गुना। आप एक गड्ढा खोदो, आप एक गड्ढा खोदो जमीन में, आपका दोस्त दूसरा गड्ढा खोदता है जिसकी लंबाई भी दुगनी है, चौड़ाई भी दुगनी है, ऊंचाई भी दुगनी है, तो आपके दोस्त के गड्ढे में 8 गुना मिट्टी निकलेगी आपसे, 8 गुना मिट्टी। आप एक गड्ढा खोदो मेरे भाई, गड्ढा, आप एक गड्ढा खोदो, आपका दोस्त भी गड्ढा खोदता है जिसकी लंबाई भी दुगनी है, चौड़ाई भी दुगनी है और आपसे हाइट भी दुगनी है, तो आपका दोस्त जो गड्ढा खोदेगा उसमें 8 गुना मिट्टी निकलेगी, वॉल्यूम 8 गुना होगा, 2 का क्यूब 8 गुना। समझ में आया? आप बोलोगे सारा खेल पावर का है, कितनी पावर है। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं किसी 3D फिगर की अगर हर लंबाई को के गुना कर दिया जाए, हर लंबाई को, तो उसका एरिया के स्क्वायर से गुना हो जाएगा और वॉल्यूम के क्यूब से गुना हो जाएगा, वॉल्यूम के क्यूब से गुना हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, ये बात कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगी, ये बात है ना, थोड़ी अच्छे लेवल की चीज है। समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो स्किप कर दो, है ना, 2-3 दिन में अपने आप आ जाएगी। एक बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा, जरूरी नहीं कि 100% चीज आपको तुरंत इंस्टेंट समझ में आ जाए। बचपन के पाप जवानी में भुगतने पड़ते हैं। बचपन में पढ़ाई को लेके की गई जो
नादानियां है ना, जो बचपन में आपने पढ़ाई नहीं की, उसका पाप आपको भुगतना पड़ेगा अभी। हो सकता है मैं आपको कुछ बातें बताऊं, वो आपको इंस्टेंट समझ में ना आए, लेकिन 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद अपने आप समझ में आ जाएंगी। अपने आप धीरे धीरे डाउट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। क्यों? कि सब चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। गणित एक कॉम्बिनेशन है। जब बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी तो आपका दिमाग की नसें खुलेंगी, आपने सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और वो चीज बाद में जाके क्लियर होगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत बिल्कुल एक बार में कैच कर लिए। क्यों? स्कूलिंग बहुत अच्छी है। कुछ बच्चे कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, वो नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद अपने आप हो जाएगी। चैप्टर जब खत्म होगा ना, इतनी गारंटी, एक भी डाउट नहीं बचेगा। एक भी डाउट, एक भी डाउट नहीं बचेगा जब चैप्टर खत्म होगा तो। नहीं दीपक सिंह शाही, एसएससी का वेंडर चेंज हो रहा है तो कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं आएगा, सिलेबस वही रहेगा। ठीक है जी, चलो, ये बात क्लियर है। यहां तक आप बोलोगे सर ये बात क्लियर है। अब हम अपना, मैंने अभी तक आपको ये समझाया कि भैया 3D फिगर क्या होती हैं, फ्लैट कर्व क्या होते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। मेरे भाई सारी चीजें मैंने आपको समझाई, क्या क्या हमें पढ़ना है। अब हम अपना पहली चीज शुरू करेंगे, क्यूब यानी कि घन, लेकिन वो कल करेंगे मेरे दोस्त, आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, आज इतना ही छोड़ेंगे। आज मैंने केवल आपको वार्म अप दिया है, केवल आपको गर्म करके छोड़ा है। तवा पे जो मतलब हथौड़ा कल मारेंगे। ठीक है जी, आज हम इतना ही छोड़ते हैं। इसके आगे की चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने जो भी आपको पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया, आज की क्लास में मैंने आपको कोचिंग तो दी नहीं, आज की क्लास में मैंने आपको स्कूल का ज्ञान दिया जो आपको स्कूलों में मिलना चाहिए था, वो हम कल करेंगे। ठीक है जी।